हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चैनल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्पीडिया पर। ठीक है, तो मैं रविंद्र सिंह। मैं आज आपको मतलब ये बताने वाला हूँ कि जो यूपी बोर्ड का जो पेपर होने जा रहा है फिजिक्स का, उस पेपर में अब की बार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, और जैसे ही टॉपिक वगैरह लिख जाएंगे तो फिर मैं आपको मतलब आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की मैं आपको टाइम दे दूँगा। देखो, सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, जो एनसीईआरटी ने जो पहला चैप्टर लगा रखा है, उस चैप्टर का नाम है अपने पास में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो चलो मैं चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर अपने पास में पहला। ठीक है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है, आप सबसे पहले अपने पास में, जैसे मैं बोलूँ तो मेरे पास में कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में भी अपने पास में कूलाम के नियम में भी अपने पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेटा आपको इसका जो सदिश रूप होता है ना, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सदिश रूप का सबसे पहली बात। इसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक है अपने पास में वो है अपने पास में क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पर्टिकुलरली अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो यहाँ पर टॉपिक बेटा अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अक्ष और निरक्ष पर, अक्ष और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, उसके बाद में इसी के लिए अपन ने पढ़ रखा है बल युग्म का आगमन। इसी में यहाँ पे लिख दूँ तो तीसरा यहाँ पर सी पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आगमन, बल युग्म आगमन। ठीक है बेटा, और अगर आपके पास में और देखें चौथा जो टॉपिक है वो है अपने पास में गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक है, और देखो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक और बनता है। तो गॉस की प्रमेय अगर मैंने बोला तो आपने इसके अनुप्रयोग वगैरह भी पढ़ रखे हैं। अनुप्रयोग इसके काफ़ी सिंपल रहते हैं, आपको भी पता है, वैद्युत क्षेत्र अपन निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस साल की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपने पास में, जैसे मैं अगर इसमें से पर्टिकुलरली बोलूँ तो मतलब मेरे पास में तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है, तार के लिए वो इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे देखो एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से बनने के चांस है। उस टॉपिक का नाम है अपने पास में क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। ये बेटा वो टॉपिक है जहाँ से मतलब की बार इस वाले चैप्टर में से मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आपको मतलब ये वाले मतलब इसका मतलब ये डेरिवेशन है अपने पास में, ये भी अपने पास में डेरिवेशन है, इसमें छोटी सी थ्योरी है, फिर उसके बाद में मतलब डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कम से कम भाई तार के लिए जो अपने पास में वैद्युत क्षेत्र निकालने का जो तरीका है कम से कम वो तो आपको आने ही जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि इसके चांसेस बेटा वो काफ़ी अच्छे हैं, और इनके तो भाई सबसे बेस्ट चांसेस हैं। जो अपना छोड़ने पे वैद्युत क्षेत्र निकालने की तीव्रता है उसका तो बेटा अपने लिए इस साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आपसे कहूँ तो ये वैद्युत द्विध्रुव इस साल इंपॉर्टेंट ही है कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके मतलब छोड़ने विभव वगैरह की गणना करनी है तो ये वाले तो मतलब यहाँ से आप क्यू आर न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल बोलो या फिर मैं डेरिवेशन, मैं तो बात कर रहा हूँ केवल डेरिवेशन, भाई डेरिवेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, ये तो टॉपिक हो गया अपने पास में पहले चैप्टर की। अब मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, तो दूसरा चैप्टर होता है अपने पास में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव एवं धारिता में कौन है अपने पास में, देखो इसके सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो वैद्युत विभव के वो चीज़ आपको पता होना जरूरी है। और इसमें जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं समविभव पृष्ठ है अपना, समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई मेरे पास में जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष और निरक्ष पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विभव, अक्ष और निरक्ष पर विभव। ठीक है ना, जैसे अपने पास में तीसरा टॉपिक में बोलूँ यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना,
संधारित्र मतलब इसकी थ्योरी बनती है, और तो इसका एक मतलब छोटा सा फॉर्मूला भी बनता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे मैं चौथे टॉपिक की बात करूँ इस वाले चैप्टर में से, तो चौथा टॉपिक अपने पास में गोलीय संधारित्र की धारिता। इम्पोर्टेंट है बेटा इस साल के लिए, गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक बेटा। और जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ और इसका कोई टॉपिक है, तो इसका मतलब और टॉपिक कौन सा है इसका, समय पृष्ठ आपके पास में ये हो गया, जिस समांतर पेट संधारित्र तो गोलीय संधारित्र की धारिता हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा देखो, जब समांतर पेट संधारित्र को जब आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पे ये भी देखना कि भाई इसकी धारिता को अपन मतलब इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देख लेनी है यहाँ पे। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक टॉपिक और लिखना चाहूँगा, और उस टॉपिक का नाम है क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। ये वो टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से मतलब इस साल का जो पेपर है उसके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे के चैप्टर्स की बात करने वाला हूँ। तो चलो बच्चों हटा दें इसको, चलो। तीसरा चैप्टर रहता है अपने पास में विद्युत धारा। बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। वो इस चैप्टर से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जहाँ से फिजिक्स में जहाँ से सबसे ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर, उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर ये है अपने पास में विद्युत धारा। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक अपने पास में, देखो जहाँ से आपके पास में क्वेश्चन वगैरह बनते हैं यूपी बोर्ड में, वो है अपवहन वेग। अपवहन वेग, अपवहन वेग हो गया। इसके बाद में अपवहन वेग का क्या बोलते हैं, धारा घनत्व के साथ में संबंध, धारा घनत्व। और इसका मतलब संबंध रहता है अपने पास में अपवहन वेग का धारा घनत्व के साथ में, और इसके बाद में गतिशीलता, गतिशीलता है ना। तो ये वाले टॉपिक्स मतलब इस साल मतलब बनने वाले हैं, इनके क्वेश्चन बनेंगे 100% इस साल। उसके बाद में दूसरा टॉपिक अपने पास में वो है अपने पास में किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ के नियम आपके लिए इस साल के लिए ये मान लो, ये बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँ तो इसको डबल MI टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, किरचॉफ के नियम। क्योंकि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है जो KVL वाला, वहाँ पे बेटा आपको पता है कि भाई उसका तो न्यूमेरिकल बहुत ही हो मतलब ज़्यादा ही हो जाए तब भले होके, तो उसका न्यूमेरिकल अच्छा आता है, ठीक है ना। अच्छा तीसरा टॉपिक है, इसी से रिलेट होता है, सब बच्चों को पता है, वीट-स्टोन सेतु, वीट-स्टोन सेतु, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में जो चौथा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अपने पास में क्या बोलते हैं, सेल का वैद्युतवाहक बल, सेल का वैद्युतवाहक बल, वैद्युतवाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता है ना। इसी में जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी पढ़ना होता है, तो ये मतलब ये टॉपिक है अपने पास में। और यहाँ से कोई अच्छी चीज़, हाँ एक चीज़ और है इसमें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेना, तो ये मान लो कि इस चैप्टर का काम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी में से आपका पेपर बड़े आराम से बन जाएगा इस साल के लिए, ठीक है। 3 के बाद में जो चौथा चैप्टर अपने पास में, वो बेटा अपने पास में क्या बोले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मेरे टॉपिक इंपोर्टेंट कौन से रहने वाले हैं तुम्हारे पास में, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में जो दूसरा टॉपिक है वो है अपने पास में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है अपने पास में
वो क्या अपने पास में देखो डेरिवेशन वगैरह मतलब इसके काफ़ी अच्छे बनते हैं। जैसे मतलब मैं बोलूँ यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के लिए बल, ठीक है ना। तो वो वाला टॉपिक इस साल मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पिछले साल उसका जो डेरिवेशन है वो आ चुका है, ठीक है ना। 2023 में वो डेरिवेशन आ चुका है भाई, तो वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे उस टॉपिक को नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं कौन सा टॉपिक और लिखूँ अपने पास में। यहाँ पे अपने पास में तीसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो है अपने पास में चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी में आपको यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ना है कि चल कुंडली मतलब धारामापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है ना। तो देखो एम्पियर के परपति नियम में आपके मतलब कुछ डेरिवेशंस वगैरह, बायो सेवर्ट के नियम में भी आपके डेरिवेशंस वगैरह। चल कुंडली धारामापी अच्छा टॉपिक है ना। मतलब ये मशीनरी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ से पूछा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धारामापी का मीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण छोटा सा टॉपिक है, बड़े आराम से पढ़ लोगे आप इसको, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके पास में जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरा जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो उस पर मतलब लगने वाले जो बल हैं, तो बल के लिए अपन देखें तो भाई उसके बल के लिए तो ये वाला मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ लेना है इसको। 5वां टॉपिक है अपने पास में, मतलब ये वाला फॉर्मूले का इसका डेरिवेशन कर लेना है, F बराबर क्यू बी का, क्यू बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी के सारे जो डेरिवेशंस वगैरह आपको पता ही है कि मतलब यहाँ से बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके लिए मतलब इस साल 2024 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 4th चैप्टर में से वो टॉपिक्स अपने पास में बायो सावर्ट नियम, एम्पियर का परिपथ नियम, उसके बाद चल कुंडली धारामापी का मीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण, और ये वाला एक डेरिवेशन है ना। ये मैंने डेरिवेशन सीधा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। मैं ये लिखा कि भाई यहाँ पे अपना जो आवेश है वो अपना चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उस पर कितना बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र, उसका मतलब डेरिवेशन ये लिखा डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। इसको भी भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर दोबारा से बता रहा हूँ। कॉपी कर रहा हूँ तो कॉपी करो। तो चलो भाई अब इसको साफ कर दो, अब अगले 5वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं जैसे 5वें चैप्टर की मैं बात करूँ तो 5वां चैप्टर है अपने पास में भूचुंबकत्व वाला, है ना। मैं यहाँ पे चलो भूचुंबकत्व लिख दे रहा हूँ। भूचुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, है ना, जैसे भी है। देखो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव बोले तो जैसे मैं कहूँ यहाँ पे भूचुंबकत्व के अवयव का मतलब है जैसे दिक्पात का कोण, है ना, भौगोलिक अक्ष या भौगोलिक याम्योत्तर वगैरह, ये सारे वर्ड वगैरह हैं। मतलब वो सारी डेफिनेशन छोटी मोटी डेफिनेशन वो आती है भूचुंबकत्व के अवयव में। उसके बाद में जो अपने पास में दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पास में चुंबकत्व का परमाणवीय मॉडल। चुंबकत्व का क्या बोलते हैं, परमाणवीय मॉडल, ठीक है। इसके बाद में इसमें से एक टॉपिक और है जिसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वो है अनुचुंबकत्व। दूसरा है आपके पास में प्रतिचुंबकत्व, और तीसरा अपने पास में लौह चुंबकत्व है, ठीक है ना, लौह चुंबकत्व। मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, छोटा सा चैप्टर है, इन्हीं में से काम हो जाएगा आराम से। मतलब की बार इसके पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, है ना। इसके मतलब ये वाला टॉपिक आपके पास में बनेगा, यहाँ से छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह बन जाती है तो टॉपिक काफ़ी आसान रहता है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो मतलब जो अपनी धारावाहिक प्रणालिका है वो आपकी मतलब किस तरह से आपकी चुंबक की तरह बिहेव कर रही है, आप इस चीज़ को दे सकते हैं आप इस टॉपिक में, ठीक है ना। और या फिर अपन यहाँ पे बात करें छड़ चुंबक है तो छड़ चुंबक दूर की तरह कैसे बिहेव करती है, वो सारी बात है। अच्छा, इस यहाँ पे एक टॉपिक और है अपने पास में, उसको मैं जोड़े दे रहा हूँ यहाँ पे, वो अपने पास में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय
क्षेत्र रेखा या बल रेखा। क्योंकि बेटा बोर्ड में कई बार ये चीज़ पूछी गई है, कई बार पूछी गई है कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और अपनी जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ लेंगे, आपका मतलब जो 5वां चैप्टर उसका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो अपने पास में 6वां चैप्टर है वह आपके पास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास में वो है फैराडे के नियम। अच्छे से पढ़ने आपको, कई बार पूछे गए, अगर आपने सैंपल पेपर वगैरह दे रखे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये वाले जो है ये जो नियम है वो काफ़ी बार पूछे गए है ना। उसके बाद में क्या बोलते हैं आपको, मतलब ये बोला जाए कि भाई चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन किया जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र में अपन परिवर्तन कैसे करेंगे प्रेरण की घटना में। तो वो भी आपके पास में, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में जो तीसरा टॉपिक है वो है अपने पास में स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, है कि नहीं, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक मतलब इसके लिए स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वो जो समाज प्रणालिका के लिए जो डेरिवेशन है आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं ना। और यहाँ पे अपने पास स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है उनका डेरिवेशन आपको जरूर देखना है, मतलब स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पूरा पढ़ना है और फिर इनके बाद में इसका क्या करना है, डेरिवेशन में देखना है इसका। यहाँ पे ढंग से डेरिवेशन ऑल्सो, इनके आपको डेरिवेशन भी देख लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब आपके पास आपकी बार पेपर यहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा देखो, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर अपना न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो भाई न्यूमेरिकल की तो भाई सीधी सी बात है, वो अपने फॉर्मूले वगैरह जो है वो याद रखो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में मतलब 6 चैप्टर तक की बात होगी, यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तक की बात होगी। अच्छा देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से अपना जो चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी स्टार्टिंग भी हो जाती है ना। तो उसके लिए मतलब यहाँ पे एक टॉपिक होता है छोटा सा, चौथे नंबर पर, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो लिख दे रहा हूँ। वो है अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये वाला टॉपिक अपने पास में। तो आप इसको पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस वाले टॉपिक से अपना जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर वो स्टार्ट कर दिया फिर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और फिर मैं इस टॉपिक को 18वां पेज, यहाँ से 18वां से, तो ठीक है, 18 इसको। चलो अच्छा, अब देखो इसके बाद में अपने पास में जो अगला चैप्टर है 7th, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, अच्छा देखो, जो अपना विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना उसमें आपने दिष्ट धारा पढ़ी है, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए मतलब आपकी फिजिक्स में स्पेसिफिक जो बिल्कुल स्पेसिफिक चैप्टर है ये रहा, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रत्यावर्ती में धारा में आपको पढ़ना है कि भाई साहब आपका क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, RMS वैल्यू, है ना। तो इनकी इक्वेशन वगैरह वहाँ से बन रही होती है। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है अपने पास में वो है आपके पास में जो सबसे मतलब वैसे तो देखो इसमें सगड़ी दे रखे हैं, परिपथ दे रखे हैं आपको, जैसे L परिपथ है, C परिपथ है, R परिपथ है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट परिपथ जो है वो है LCR परिपथ, इसको अच्छे से पढ़ना, LCR परिपथ, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें दो जो टॉपिक हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। एक तो अपने पास में वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, और एक है अपने पास में भंवर धारा है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में अपन चौथे उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक मतलब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ना, उस टॉपिक का नाम अपने पास में ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, इसकी थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इजी थ्योरी है इसकी, और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा इजी बनते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर के। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, जहाँ तक इसकी हानियाँ वगैरह जो कुछ भी परिमाण अनुपात वगैरह
वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। 8वें चैप्टर की बात कर लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर, 8वां चैप्टर अपने पास में। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें और वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में अपने पास में कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली कि सबसे पहला अपने पास में विस्थापन धारा। विस्थापन धारा में अपन किसको देखने वाले हैं, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन को, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ अपने पास में वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं इनके गुण, मैं यहाँ पे लिखूँ वैद्युत चुंबकीय तरंग को शॉर्ट में बुलाया था बेटा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ EMW के गुण, ठीक है। और तीसरा बेटा अपने पास में सिंपल सी चीज़ है, वो है अपने पास में वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, है ना। तो मैं यहाँ पे बोले दे रहा हूँ वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ से पढ़ लेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में बोले तो मतलब आपके पास में मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का कौन सा दृश्य क्षेत्र, कौन सी तरंगें मतलब दृश्य क्षेत्र में आती हैं, कौन सी अदृश्य क्षेत्र में आती हैं, तीव्रता आपकी कैसे वेरी करती है ना। उसमें उनका जो मतलब जो सीरियल है वो किस तरह से, कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, सारी बातें यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है ना। तो चलो भाई ये छोटा चैप्टर तो इसकी बात होगी यहाँ पर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सेकंड फिजिक्स में आ रहे हैं, पढ़ा दें इसको। अब आ जाओ भाई सेकंड फिजिक्स के पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास में पहला चैप्टर नहीं है, चलो 9वां चैप्टर लिख दे रहे हैं, 9th चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अपने पास में किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में बेटा जो क्वेश्चन है मतलब इस साल बोला तो ये भी आ रहा है कोई परावर्तन आ गया सिलेबस में, है ना, ऐसे करके। और अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया अपने पास में अपवर्तन, है ना। तो अपवर्तन में मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बात करूँ तो अपवर्तन में सबसे पहले अपने पास में अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक अपने पास में, चलो इसको ऐसे दिखा रहे हैं। दूसरा टॉपिक बेटा अपने पास में वो है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। इसका बेटा डेरिवेशन बनता है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारे टॉपिक्स वगैरह ध्यान आ रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ लेंस मेकर, है ना, अच्छा टॉपिक है, इस साल इनके बनने के चांसेस है बेटा। उसके बाद में अपने पास में जो चौथा टॉपिक है वो है अपने पास में क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोले दे रहे, क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन, दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ में चलते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन, ठीक है। अच्छा जो अपने पास में अगला टॉपिक है वह है ग्लास स्लैब से अपवर्तन, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। अच्छा एक बात बताना तो मैं भूल गई भाई, 2 साल से मतलब बोर्ड के पेपर में प्रिज्म से न्यूमेरिकल आया है छोटा सा, तो अगली बार जो प्रिज्म का जो डेरिवेशन है ना बेटा वो आपके पास में इम्पोर्टेंट हो गया, प्रिज्म से अपवर्तन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अपने पास में कौन है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दोनों ही पढ़ लेना, अच्छे हैं भाई। चैप्टर बड़ा है तो ये मैं सोचना कि सर ने काफ़ी सारे मतलब टॉपिक वगैरह लिख दिए, बेटा चैप्टर बड़ा है वास्तव में। तो सूक्ष्मदर्शी में आपके पास में मतलब ये आपके पास में किरण प्रकाशिकी में अपने पास में ये वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी की, चैप्टर नंबर है 10, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में बेटा जो अपने पास में जो क्या बोलते हैं, जो पहला टॉपिक है वो अपने पास में हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है।
तो हाइगेंस के बेटा प्रिंसिपल द्वारा अपन ने मतलब क्या बोलते हैं, हाइगेंस के प्रिंसिपल द्वारा, हाइगेंस में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाइगेंस के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, तरंग प्रकाश की में से, ठीक है ना। ये तो टॉपिक जो है, अच्छा बेटा जब आप इसको पढ़ना हाइगेंस के प्रिंसिपल को, तो आप इसमें एक चीज़ और पढ़ना कि थोड़ा सा आप लोग तरंगाग्र के बारे में पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है बेटा, इसका छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का या बड़ी मुश्किल से 2 नंबर का, है ना। तो आप आराम से पढ़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तरंगाग्र के बारे में आपको पढ़ लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में, चलो मैं यहाँ पर डी में बात करूँ तो मतलब व्यतिकरण में आप तीव्रता को पढ़ लेना, व्यतिकरण, और व्यतिकरण में बेटा आपको क्या पढ़ना, तीव्रता पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे और बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे अगला टॉपिक लगाऊँ, जैसे मेरे पास में विवर्तन है। तो बेटा विवर्तन में तो आपको पता है कि भाई केवल मतलब फॉर्मूले छोड़ रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है ना। तो विवर्तन में आपके लिए न्यूमेरिकल बनने के चांस है। तो विवर्तन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है अपने पास में ये कि मतलब हाइगेंस और तरंगाग्र और व्यतिकरण में तीव्रता वाला डेरिवेशन, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पर। तो आप बेटा इसको लिख लो फटाफट से, और मैं इसको मतलब फिर से साफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बेटा अपन अगली चैप्टर की बात करें। चैप्टर का नाम है अपने पास में द्रव्य एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार। द्रव्य एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार। मेरे पास फ्रेम चेक करूं, द्रव्य एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार, ठीक है ना। तो बेटा इसमें तो सीधी सी बात है। सबसे पहले अपने पास में क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है भाई, है ना। मतलब इसकी कंडीशंस वगैरह क्या है, कब मतलब अपना जो कब प्रकाश वैद्युत बनने वाली है, कब नहीं बनने वाली है, कब यहाँ से मतलब अपने पास में फोटोन वगैरह कंडीशंस वगैरह क्या है। तो चलो आज दूसरा टॉपिक लिख ले रहे हैं अपन यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे अपने पास बेटा आइंस्टीन की इक्वेशन लिखनी है। आइंस्टीन समीकरण बोले तो डेल्टा ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। चलो ठीक है। तीसरा बेटा अपने पास में फोटोन और फोटोन के बेटा गुण, प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी फोटोन की। और चौथा बेटा अपने पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ। छोटा चैप्टर बेटा, पूरा ही पढ़ने लायक। डी ब्रोगली मतलब डी ब्रोगली नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगों की, द्रव्य तरंग, ठीक है ना। तो यहीं से बेटा अपने क्या आ जाएगा, डी ब्रोगली आ जाएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ से अपने पास मतलब यहाँ से द्रव्य एवं विकिरण के द्वैत व्यवहार से बेटा ये 4 टॉपिक इंपोर्टेंट है। कुछ नहीं बनता, काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ठीक है। चलो मैं अगले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अगले चैप्टर का नाम है बेटा अपने पास में परमाणु, ठीक है, परमाणु। अब देखो परमाणु में बेटा इस साल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली वो चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। जैसे मैं पहले इसमें बोलूँ बोहर का मॉडल, बोहर का मॉडल अच्छा टॉपिक है बेटा, पढ़ लेना, है कि नहीं। और क्या इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे। बोहर का मॉडल अपने पास में, फिर अपने पास में दूसरे नंबर पे देखा अपन तो बेटा यहाँ पे अपने पास में क्या है, परमाणु के नाभिक का आकलन, परमाणु के नाभिक का जो आकार है उसका आकलन। तो मैं यहाँ पे बोल लूँ परमाणु के नाभिक के आकार का आकलन,
इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा सी पे गए अपन। तो बेटा आप ऐसा करना, जो अपने पास में क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बेटा उसको पढ़ लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ लेना, थ्योरी इसकी बड़ी आसान है। और बेटा इसके जो फॉर्मूले हैं ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले, उन फॉर्मूलों को आपका मतलब जो शॉर्ट वाले जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को आपने लिख लेना आराम से बेटा। उनके न्यूमेरिकल छोटे मोटे बनते तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लेना आपको। और परमाणु के नाभिक के आकार कहाँ का, बोहर का मॉडल है ना, ये चाहिए बेटा। यहाँ से आपका परमाणु बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक चैप्टर लिखूँ, तो यहाँ पे लिखूँ, दोबारा से लिखूँगा फटाफट से। आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट मत लो। चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे लिख दूँगा 13वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेरे का नाभिक, ठीक है। तो नाभिक में बेटा अपने पास में कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्टेंट रहने वाली है। नाभिक में बेटा ज़्यादा कुछ भी मतलब ऐसी कोई सारी चीज़ें खास नहीं है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आप तो एक तो इसको पढ़ लेना भाई, द्रव्यमान क्षति को, द्रव्यमान क्षति। दूसरा बेटा अपने पास में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बेटा तीसरा टॉपिक अपने पास में नाभिक का संलयन और विघटन, संलयन और विघटन। अच्छा देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा इस चैप्टर में जिनको मैं नहीं लिख रहा, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। जैसे नाभिक कितने प्रकार का होता है, जैसे समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको पता होना जरूरी है। तो द्रव्यमान क्षति अपने पास में, एक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, और तीसरा नाभिक का संलयन और विघटन है ना बेटा। जहाँ से 13वें चैप्टर से नाभिक से ये वाली सारी चीज़ें इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ 14वें चैप्टर की। 14वां चैप्टर कौन सा अपने पास ना, अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्ति है ना। तो मैं केवल अर्धचालक लिख रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर का नाम। अर्धचालक में पहले सबसे पहले आपके पास बेटा पी और एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक अच्छे से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि बेटा अगली बार इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला है वो बेटा चैप्टर की शुरुआत से ही आने वाला है, ठीक है ना। तो शुरुआत का एक टॉपिक है ये, मान लो एक तरह से पी और एन प्रकार के अर्धचालक। आपको ये पढ़ना भाई कि बनते कैसे हैं ना। जैसे आपने पढ़ रखा है कि भाई जो अपने अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कि एक तो होता है अपने पास में नेज अर्धचालक, एक वो नेज बोलो या निज बोलो जैसे ही बोलो, और दूसरा होता है आपके पास में आप मिश्रित अर्धचालक है ना। तो बेटा आप मिश्रित में आते हैं, तो इनमें बेटा अपनी कोई मतलब डोपिंग वगैरह की जाती है, तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है कि भाई अपना पी कौन सी डोपिंग से बनता है और एन कौन सी वाली डोपिंग की वजह से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास बेटा दूसरा टॉपिक है पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड। बेटा पी एन संधि डायोड में आपको क्या पढ़ना है, अग्रदिशिक, अग्रदिशिक और पश्च दिशिक अपनी, पश्च दिशिक अभिनति, ठीक है। उसके बाद बेटा सी पे गए अपन। तो सी में बेटा अपने पास में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, यहाँ पे बोले तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, मतलब पी एन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है बच्चों। मतलब इस चैप्टर से बेटा शुरुआत में से बन जाएगा क्वेश्चन इस साल, है ना। पीछे की जो साइड है बेटा वो इंपोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। इस साल की बेटा ये सारी चीज़ें मतलब जो अपना शुरुआत वाला है ना चैप्टर, जो चैप्टर की शुरुआत बेटा ये टॉपिक इंपोर्टेंट है आपके लिए, मान लो यही आने वाले हैं। बेटा मैंने आपके सामने अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक वगैरह लिखे हैं उन टॉपिक्स में से बेटा आपका इस साल का जो मोस्ट ऑफ पेपर है वो फंस जाएगा आराम से, ठीक है ना। और ज़्यादातर पेपर इन्हीं में से फंस जाएगा। मैं अगर थोड़ा सा मतलब इसको मतलब ढंग से बोलूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम 75 से लेकर 80% पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से फंसने वाला है, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग इन टॉपिक्स को तो 100% करें। आपके पास में टाइम कम है तो बेटा फटाफट से मतलब जुट जाओ तैयारी में, इनको बेटा कंप्लीट करो, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं आपको मतलब अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मतलब आपके जो केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन सी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बेटा उनकी बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। तो तब तक बेटा आप इनको मतलब याद करने का नंबर लगाएं, मतलब इनको लर्न करें अच्छे से और अच्छे से बेटा पढ़ें, ठीक है ना। तो चलो यहीं से मैं मतलब विदाई लेता हूँ और
अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा मतलब इस तरह से हेल्प वगैरह करना अगर अच्छा लगा है तो आप बेटा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।